घटना चक्र आर्थिकी का जो अगला टॉपिक है वो महत्वपूर्ण पहला टॉपिक जो रहा है वो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम रहा है। और जो अगला टॉपिक है ये है प्रमुख योजनाएं। तो ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए प्रमुख योजनाओं को कवर करते हैं। तो प्रमुख योजनाओं में जो पहला योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना की औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई थी। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है। तो इसकी जो शुरुआत है, इसकी घोषणा जो की गई थी वह 24 फरवरी 2019 को, लेकिन यह लागू कब से है? 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय होगा। इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष कितना रुपया? तो प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष 4 माह की 3 किस्तों अर्थात प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। प्रधानमंत्री जीवन योजना की शुरुआत 28 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास का उपयोग करके एकीकृत बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जीवन योजना के तहत वित्तीय प्रावधान क्या है? तो जीवन योजना हेतु वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए कुल 1969.5 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय का प्रावधान सुनिश्चित है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसकी शुरुआत 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। तो शुरुआत कब हुई है? 31 मई 2019 को। प्रावधान है कि किसानों की इस योजना में शामिल होने की जो आयु है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, वो आयु जो है 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की जो शुरुआत है 31 मई 2019 को शुरुआत की गई है। और इसके तहत जितना अमाउंट, यानी इसमें जो शामिल होने वाले किसान होंगे उनकी उम्र जो है 18 से 40 है। इस योजना के तहत जितना अमाउंट वे जमा करेंगे उतना ही केंद्र सरकार के द्वारा अमाउंट जो है जमा किया जाएगा। और जैसे ही 60% की उम्र हो जाएगी वो अपना 3,000 रुपये की जो न्यूनतम निर्धारित है वह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। न्यूनतम 3,000 है। अगली योजना है जल जीवन मिशन योजना। प्रारंभ जो इसका किया गया है, इस मिशन का, जल जीवन मिशन, वह 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। कब? 15 अगस्त 2019 को। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में
पाइपलाइन जलापूर्ति यानी हर घर जल सुनिश्चित करना है। तो याद रखिएगा, टारगेट में भी आप पढ़ते हो कि प्रधानमंत्री जल आपूर्ति जो हर घर जल योजना के तहत सुनिश्चित करना है वह कब तक है, तो वर्ष 2024 तक। 29 मार्च 2022 तक कुल 9 करोड़ 32,92,995 ग्रामीण घरेलू नल कनेक्शन जो है वो प्रदान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इस मिशन हेतु 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत बजट में जो एलोकेशन किया गया अमाउंट का वो है 60,000 करोड़ रुपए। अगली योजना है अटल भाषांतर योजना। इसका प्रारंभ विदेश मंत्रालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने हेतु अटल भाषांतर योजना का शुभारंभ दिसंबर 2018 में किया गया था। इस योजना के तहत जो प्रावधान है वह भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा से अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी एवं स्पेनिश में और विलोमतः यानी अनुवाद भाषांतरण हेतु विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करना है। अगली योजना है निर्वाचन बांड योजना। इसका प्रारंभ 2018 में वित्त मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के तहत जो पात्रता है वो है भारत का कोई भी नागरिक भारत में निगमित कोई प्रतिष्ठान तथा भारतीय व्यक्तियों का संघ निर्वाचन बांड खरीदने के पात्र होंगे। निर्वाचन बांड को भुनाने हेतु वही राजनीतिक दल पात्र होंगे जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत हों तथा जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल डाले गए मतों का कम से कम 1% मत प्राप्त हो। प्रावधान है कि निर्वाचन बांड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं। इन बांडों की जो वैधता है उनके निर्गमन की तारीख से 15 दिन तक ही होती है। इस अवधि में यदि इन्हें नहीं भुनाया जाता तो यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दी जाती है। बांड पर लेनदार एवं देनदार का नामोल्लेख नहीं होता है, जिससे दोनों की गोपनीयता बनी रहती है। भारतीय स्टेट बैंक को निर्वाचन बांड योजना के बिक्री का 29वां चरण 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं को इलेक्टोरल बांड जारी करने और इनकैश करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो बैंक कौन सा संबंधित है, वो है भारतीय स्टेट बैंक। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसकी शुरुआत मई 2017 में की गई थी और संपदा का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इसके बाद 26 मई यानी मई में जो है इसको मंजूरी प्रदान की गई और 26 मई 2017 को पुनः जो है नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। तो पहले घोषणा प्रधानमंत्री किसान करके फिर बाद में इसका पुनः नामकरण किया गया और प्रधानमंत्री को हटाकर किसान संपदा योजना कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में जानी जाती है। इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। इससे देश के न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि गति प्राप्त होगी बल्कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय दोगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी कर लाने,
प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस योजना के अंतर्गत निम्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा तथा मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन, विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर और संरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन संरचना तथा मानव संसाधन एवं संशोधन। ध्यातव्य है कि बजट 2022-23 में इस योजना के तहत जो अमाउंट आवंटित किया गया है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो अमाउंट एलोकेट किया गया है बजट 2022-23 में वह 900 करोड़ रुपए है। चलिए अगला तथ्य आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन है। तो देश में पोषण के स्तर में सुधार तथा कुपोषण जनित समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30 नवंबर 2017 को 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्वीकृति प्रदान की गई। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत जो है 30 नवंबर 2017 को हुई है। इसका लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्त अल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। तो वजन के मामले में कितना है, 2% की कमी लाना है वार्षिक। वहीं पर रक्त अल्पता के मामले में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है, जबकि ठिगनेपन या अल्प विकास के मामलों में 38.4% से कम करके 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत वर्ष 2017-18 में 315 जिले, वर्ष 2018-19 में 235 जिले तथा वर्ष 2019-20 में शेष सभी जिलों को शामिल करना था। वर्ष 2017-18 के प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों की अवधि हेतु इस मिशन को 9,046.17 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था। इस मिशन के लिए आवंटित राशि में 50% भारत सरकार के बजटीय समर्थन द्वारा, जबकि 50% जो है वो IBRD अथवा अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों से जुटाया जाना था। बजटीय समर्थन में केंद्र एवं राज्यों का जो योगदान है वो सामान्य राज्यों हेतु 60 और 40 का रेशियो है, जबकि विशेष राज्यों हेतु 90 और 10 के अनुपात में विभाजित होना था। बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% सहायता केंद्र द्वारा जो है दी जानी थी। इस मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक लोगों के लाभान्वित होने का अनुमान है। भारत में बाल संरक्षण एवं कल्याण से संबंधित सर्वप्रमुख योजना समेकित बाल विकास सेवा है, जिसके तहत आंगनबाड़ी सेवा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, किशोरियों के लिए स्कीम, राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम और बाल संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। अगली परियोजना है गंगा ग्राम परियोजना। गंगा ग्राम परियोजना की शुभारंभ जो है वो 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन में किया गया था। यह परियोजना नमामि गंगे के अंतर्गत है। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4,470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाना प्रावधानित है। इसके तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, तालाबों एवं जल संसाधनों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक बागवानी एवं चिकित्सकीय पौधों की कृषि को प्रोत्साहन संबंधी आदि कार्यक्रम संचालित हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की परियोजना नोडल एजेंसी। अगली जो योजना है वो संकल्प और स्ट्राइव योजनाएं हैं। इसकी स्वीकृति 11 अक्टूबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। संकल्प एवं स्ट्राइव योजनाएं विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित योजनाएं हैं संकल्प एवं स्ट्राइव। संकल्प आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। तो याद रखिएगा फुल फॉर्म संकल्प का दैट इज स्किल्स
एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। स्ट्राइब है तो स्ट्राइब अगला है। स्ट्राइब का फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट। तो स्ट्राइब का फुल फॉर्म साथ ही साथ संकल्प का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। दोनों जो योजनाएं हैं वो बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास से संबंधित योजनाएं हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य संस्थागत सुधार और लंबी और छोटी अवधि के VET दर्ज व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता में सुधार करना है। अगली योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मनोज सिन्हा द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत यानी दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत जो प्रावधान है वह डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका पूर्ण रूप डाक टिकटों के प्रति अभिरुचि और शोध कार्य की प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति है। तो स्पर्श का फुल फॉर्म है, इंग्लिश में देखेंगे तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज अ हॉबी। स्पर्श योजना के तहत यह कक्षा 6 से 9 तक, कब तक? कक्षा 6 से लेकर के 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए इसके तहत 6,000 रुपये प्रति वर्ष यानी 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अगला है आपका साथी पहल, साथी इनिशिएटिव। साथी, तो साथी का फुल फॉर्म क्या है? यस से है आपका सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो फुल फॉर्म याद रहेगा तो टेक्सटाइल आप पकड़ लोगे तो मंत्रालय आपका कपड़ा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो 2 मंत्रालय की संयुक्त पहल है, पहला कपड़ा, दूसरा विद्युत। इस पहल का कार्यान्वयन अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। तो साथी का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। शुरुआत कब हुई है? तो शुरुआत इसकी जो हुई है 3 नवंबर 2017 को, और साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। और इसके अलावा इसमें जो एलिजिबिलिटी है यानी कि इसके लिए है तो ये आपका कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों के लिए है। और अमाउंट की यहाँ पर जो बात की गई है 6,000 रुपये सालाना है, 500 रुपये प्रति माह जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मंत्रालय 2 हैं, कपड़ा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है। आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों, दीनदयाल स्पर्श योजना का शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया है। तत्कालीन मनोज सिन्हा रहे हैं मंत्री दूरसंचार स्वतंत्र प्रभार। और इसके तहत जो अमाउंट है इसको भी याद रखिएगा। साथ ही स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज हॉबी। कक्षा 9 से 6 तक के लिए है और 6,000 रुपये अमाउंट है। अगली जो पहल है वो है आपका साथी इनिशिएटिव है। ठीक है, तो थोड़ा ओवरलैपिंग हो गया। साथी पहल है तो साथी का फुल फॉर्म याद रखना है सस्टेनेबल एंड एक्सीलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। कपड़ा मंत्रालय प्लस विद्युत मंत्रालय की संयुक्त पहल है और इस पहल का कार्यान्वयन जो है वो अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त रूप से ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड और कपड़ा आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। इस पहल के लिए 24 अक्टूबर 2017 को समझौता किया गया था। प्रावधान है कि जो साथी इनिशिएटिव है, साथी पहल है, इसके माध्यम से विद्युत मंत्रालय की अधीन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा थोक मात्रा में ऊर्जा दक्ष पावरलूम मोटर एवं रैपियर किट की मशीनें खरीदकर उन्हें लघु एवं मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के प्रदान किया जाएगा। पावरलूम धारकों को इसे 4 से 5 वर्षों
में किस्तों में इन मशीनों का पुनः भुगतान किया जाएगा। इससे पावरलूम उद्योग की ऊर्जा दक्षता तथा उत्पादकता दोनों बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो साथी इनिशिएटिव याद रखो, विशेषकर साथी जो पहल है वह किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है, तो कपड़ा एवं विद्युत मंत्रालय की। इसकी शुरुआत यानी इसके जो समझौता हस्ताक्षर किया गया है ये है आपका 24 अक्टूबर 2017 को। और कुछ खास इम्पोर्टेंट तथ्य नहीं। अगली जो योजना है आपका वो है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई है, तो 13 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे मनोज सिन्हा के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना कब, 13 अक्टूबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रावधान है कि योजना के तहत प्रत्येक जिले से कम एक गांव जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हो, उनको चिन्हित करके उस गांव के सभी परिवारों को कम से कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी से आच्छादित करना है। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी क्या है, समेकित करना है। इसके अंतर्गत सभी सांसद आदर्श ग्रामों को भी समेकित करना है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2017 को की गई थी। अगली योजना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना दैट इज सौभाग्य का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को क्या है, विद्युतीकरण करना है। तो सौभाग्य के तहत दोनों है, ग्रामीण और शहरी दोनों। तो 25 सितंबर 2017 को शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रावधान है कि गरीब परिवारों को निःशुल्क, जबकि अन्य परिवारों को 500 रुपया लेकर के कनेक्शन विद्युत का करना है। तो सौभाग्य परियोजना के तहत कुल जो 16,320 करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 14,025 है, और वहीं पर जो 16,30,20 है टोटल अमाउंट है। तो ग्रामीण के लिए 14,25 है, जबकि शहरों के लिए जो है 2,295 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है। इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीय घरों को विद्युतीकरण का लक्ष्य है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तथ्य क्या बनता है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब की गई है, साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। जो गरीब परिवार है उनको फ्री में कनेक्शन उपलब्ध कराना, अन्य से 500 रुपये लेकर उनको कनेक्शन देना है। अमाउंट जो एलोकेट किया गया है इस परियोजना के तहत वह 16,320 करोड़ रुपए है, और इस योजना के तहत 3 करोड़ गैर विद्युतीकृत घरों को क्या है, विद्युतीकरण करना है, यह लक्ष्य है। सौभाग्य जो योजना है इसका जो परिचालन है वह रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना की जो प्रभावी है कब से है, तो इस योजना 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है। प्रावधान है कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये नगद प्रावधान जो है वो प्रदान किए जाते हैं। यह राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त तब दी जाती है गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1,000 रुपये, फिर 2,000 रुपये दूसरी किस्त के तहत गर्भावस्था के 6 महीने बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने के बाद। इसके बाद बचता है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये की जो तीसरी किस्त है यह बच्चे के जन्म के पंजीकरण होने तथा उसके टीकाकरण चक्र शुरू होने पर।
साथ ही इस योजना में यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में केंद्रीय और राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी जो है वो महिलाएं शामिल नहीं हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है तो इसकी शुरुआत जो है 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से की गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के हेतु पेंशन योजना है। तो लिमिट क्या है आयु की, यहाँ पर देख सकते हैं 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के यानी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए यह पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इस योजना को 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। कब तक के लिए दोस्तों? 31 मार्च 2023 के लिए। योजना के संचालन का जो दायित्व है वह LIC का है। अगला तथ्य है माँ कार्यक्रम। इसका शुभारंभ 5 अगस्त 2016 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। माँ कार्यक्रम का लक्ष्य है स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों, विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना तथा स्तनपान को बढ़ावा देना है। वित्तीयन क्या है इसके तहत? तो माँ कार्यक्रम के तहत जो है मंत्रालय द्वारा 30 करोड़ रुपए का आवंटन, प्रत्येक जिले के लिए 4.3 लाख रुपए का आवंटन। इसके अलावा अगला तथ्य आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी घोषणा जो है 13 जनवरी 2016 को की गई थी। प्रारंभ जो है खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी है। लक्ष्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। फसल कवरेज, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल कवरेज है इसके तहत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। किसानों द्वारा दे जो प्रीमियम राशि है यह इम्पॉर्टेंट है। तो खरीफ फसल पर जो है 2%, रबी फसल पर 1.5% है, जबकि जो कॉमर्शियल है वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में से जो क्या है कम हो। तो ये जो परसेंटेज है इसको याद जरूर रखिए। खरीफ फसल पर 2 है, रबी पर 1.5 है और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5% है। फसल बीमा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु यानी जो इस फसल बीमा योजना के तहत जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अमाउंट आवंटित किया गया है वह है 15,500 करोड़ रुपए। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को अनुमोदन जो है 1 जुलाई 2015 को मिला है। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुई है और इसमें कौन कौन कार्यक्रम को जो है मर्ज किया गया है इसमें आप देख सकते हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्लस समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम प्लस खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य है उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन है। इसका जो एग्जीक्यूशन है, कार्यान्वयन है, वो राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की निगरानी एवं निरीक्षण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री सदस्य होते हैं। राज्यों के कृषि विभाग इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी होंगे। इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जो अमाउंट आवंटित है वह 12,954 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। कब? 19 फरवरी 2015 को राजस्थान की सूरतगढ़ से। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया था।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो लक्ष्य है वह मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना। ये कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष के चक्र में एक बार जारी किए जाएंगे। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग की देखरेख में भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू की गई है। अगला तथ्य है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया है। इसका लक्ष्य है विनिर्माण क्षेत्र की संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना है एवं इस क्षेत्र में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का भी सृजन करना है। अगला तथ्य है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, इसका प्रारंभ 16 अक्टूबर 2014 को किया गया है। इसका लक्ष्य है श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल परिवेश बनाना। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम के अंतर्गत 5 योजनाएं, जिसमें समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, आकस्मिक निरीक्षण की नई योजना, यूनिवर्सल खाता संख्या, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना तथा पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल की गई है। अगला है आपका स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को किया गया है। उद्घाटन जो किया गया वो 25 जून 2016 को पूरे कार्यान्वयन रूप में किया गया है। लक्ष्य है शहरों में मूल बुनियादी सुविधाओं का विकास कर नागरिकों एवं सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली प्रदान करने के साथ एक स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करना। सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर उत्तर प्रदेश यानी 13 तथा दूसरे क्रम पर तमिलनाडु 12। तो सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर जो कहाँ, यूपी में, याद रखिएगा। वित्तीयन जो है, इसके तहत जो वित्तीयन की बात की गई हो, केंद्र के द्वारा प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए, प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए, और इतनी ही राशि का योगदान राज्य द्वारा भी किया जाना है। तो स्मार्ट सिटी मिशन इम्पॉर्टेंट है तथ्य। स्मार्ट सिटी की शुरुआत कब है, याद रखिएगा। मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 की है। एग्जीक्यूशन का जो काम है वह पुणे से स्टार्ट किया गया 25 जून 2016 का। इसके अलावा यहाँ पर जो याद रखना है आपको, सभी राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र रूप से 100 स्मार्ट सिटीज वितरित किए जाने का लक्ष्य है। और सबसे ज़्यादा स्मार्ट शहर जो है वो उत्तर प्रदेश में कितने, 13, और दूसरे नंबर पर जो है तमिलनाडु है, जहाँ पर 12 जो है वो प्राप्त हुए हैं। और साथ ही वित्तीयन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, केंद्र के द्वारा प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए, और उतनी ही राशि जो है वो राज्य सरकार भी देगी। अगला है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को नई दिल्ली में किया गया है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों सहित सभी राजधानियों में परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा है एवं सेप्टेज प्रबंधन है। बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल का प्रबंधन है। पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं तथा पार्किंग स्थल। 5 नंबर पर है बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों तथा मनोरंजन केंद्रों का निर्माण एवं उन्नयन, जिन शहरों की भव्यता बढ़े। यहाँ पर उसके बाद वित्त की अगर बात की जाए तो वर्ष 2015-16 में 5 वर्ष के लिए अमाउंट जो परिव्यय की बात की गई है वह 50,000 करोड़ रुपए है। अगला तथ्य है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई। 5 अप्रैल 2016 को नोएडा में शुभारंभ हुआ है। लक्ष्य है संस्थागत साख संरचना तक
अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला ऋण ग्रहियों को 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण किसी नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराना है। साथ ही एग्जीक्यूशन हेतु जो किसके द्वारा जो है पुनः वित्त पोषण किया जाएगा, तो यह सिडबी के द्वारा है। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय जानते हो लखनऊ में है। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए के कोष के माध्यम से एक क्रेडिट गारंटी तंत्र बनाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी जो प्रारंभ है 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रारंभ किया गया है। इसका लक्ष्य आगामी 4 वर्षों यानी 2016 से 20 तक रहा जो वो दौरान 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। इस योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। कितना? 8,000 रुपये प्रशिक्षण ट्रेनिंग के दौरान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अगला है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई और इसका लक्ष्य है कि लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना है। प्रारंभ में इसे देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया था, जिसके तहत एक वर्ष में जन्म लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान में इस योजना का विस्तार भारत की समस्त जिलों तक किया जा चुका है। यह 3 मंत्रालयों दैट इज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्लस मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी इसका नाम जो आप इस तरह से यानी HRD का जो है वो शिक्षा मंत्रालय हो गया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अगला तथ्य है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई है। इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन जो है उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया से की गई, इसका जो आदर्श वाक्य है वह है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन है। योजना के अंतर्गत 3 वर्षों यानी 16 से लेकर के 19 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 5 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। फिर इसके बाद 3 साल बीतता है तो बजट 2018-19 में इसमें संशोधित कर दिया गया और लक्ष्य 5 करोड़ की जगह 8 करोड़ कर दिया गया। यह योजना BPL परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कितना? 1,600 रुपये की। अच्छा, यहाँ पर और आगे नहीं दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 यदि पूछा जाता है तो उस समय भी इलेक्शन रहा है। 1 मई 2016 की शुरुआत हुई। इसके बाद यहाँ 2017 में भी इलेक्शन यानी 2022 में इलेक्शन था, तो उसके पहले भी 10 अगस्त 2021 को मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 को जो है वर्चुअली रूप से प्रारंभ किया था। 10 अगस्त 2021 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2 पूछा जाता है तो खासकर यूपी स्पेशल के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका जो प्रारंभ है यह वर्ष 1999 में शुरू की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की उत्तरवर्ती योजना है, जिसे 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित किया गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार करना है। प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाना है। योजना के तहत लगभग 7 करोड़ गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करना लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर अगर वित्तीयन की बात की जाए तो वित्तीयन में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 75 और 25 का रेशियो के अनुपात में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो केंद्र खर्चा करेगा 75 रुपये 100 में और राज्य 25। किन किन राज्यों के लिए रेशियो है तो सिक्किम सहित पूर्वोत्तर जो राज्य हैं,
ठीक है। तो पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर हैं, जिसमें कि सिक्किम को काउंट नहीं किया जाता है, तो सिक्किम सहित है ये, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों सहित जो अनुपात है वह 90 और 10 का रेशियो है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश के लिए 100%। अगला है आपका, आपने स्टैंड अप देखा, अब यह है स्टार्टअप इंडिया। तो इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई, जबकि जो शुभारंभ है वह 16 जनवरी 2016 का शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य है नवनिवेश को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हित अनुकूल वातावरण का सृजन करना है। अर्हता जो बताया जा रहा है वो कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण भारत में होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया के, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इस योजना का। कंपनी का गठन या पंजीकरण कहाँ हो, भारत में होना चाहिए, यानी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो तभी आप कंपनी होगी। कंपनीज एक्ट 2013 जो है या उसके पहले वाला जो 1956 रहा है, तो पंजीकरण होना चाहिए या कंपनी का गठन होना चाहिए। संस्था के पंजीकरण नवीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक, जबकि वहीं पर बायोटेक्नोलॉजी जो होती है 10 वर्ष निर्धारित है। और ध्यातव्य है कि पहले ये जो टाइम पीरियड रहा 7 वर्ष, यह 5 वर्ष हुआ करता था। और साथ ही किसी वित्तीय वर्ष में जो वार्षिक कारोबार है, टर्नओवर है, वो 25 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो आपने अर्हता आप यहाँ पर देखा, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है स्टार्टअप इंडिया के तहत, पहला आपने देखा कि कंपनी का गठन अथवा पंजीकरण जो है वो भारत में होना चाहिए। साथ ही संस्था के पंजीकरण निगमीकरण की तिथि से 7 वर्ष तक, ठीक है, अब 7 वर्ष पहले 5 वर्ष रहा है, तो यह 7 वर्ष तक क्या है, टर्नओवर जो है वह कितना होना चाहिए, वार्षिक कारोबार का 25 करोड़ से अधिक ना हो, तब आप स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है वो काउंट किए जाएंगे, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, टैक्सेशन वगैरह में छूट मिलेगी। वह प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नवप्रवर्तन, विकास, अनुप्रयोग एवं वाणिज्य के संबंध में कार्य कर रहा हो या बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन अथवा संपत्ति सृजन का सामर्थ्य विद्यमान हो। नवप्रवर्तन आधारित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की गई है। कितना अमाउंट, 10,000 करोड़ फंड। इस फंड का प्रबंधन जो है कौन कर रहा है, तो इस फंड का प्रबंधन सिडबी के द्वारा किया जा रहा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्टार्टअप इंडिया अभियान का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। समझ रहे हैं आप, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना रखा गया है। फंड का प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है, स्टार्टअप इंडिया का, याद रखिएगा, सिडबी के द्वारा। और जो इसके तहत फंड कितना है, तो 10,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना की बात की गई है। अगला है आपका ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दैट इज इनाम। तो इनाम मान लो पूछ लिया टर्म, तो इनाम का फुल फॉर्म याद रखना, ही नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। तो इसका जो शुभारंभ है 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनाम शुभारंभ किया गया। इनाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है, अखिल भारतीय यानी पूरे भारत है। लक्ष्य क्या है कि वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास करना है। तो इनाम एक तरह से आप जानते हैं कि पोर्टल होगा जहां पर अपना खरीद बिक्री ट्रेडिंग वगैरह कर सकें, किसानों के लिए है। 23 मार्च 2018 तक 16 राज्यों की 585 मंडियां इनाम से क्या है, जुड़ चुकी हैं। वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। कार्बन एजेंसी जो है, इसकी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी होगी वो है स्मॉल फार्मर, माफ़ कीजिएगा, हाँ, इसकी जो एग्जीक्यूशन एजेंसी का नाम क्या है, तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, याद रखिएगा SFAC है। तो यदि पूछ लिया जाता है कि जो इनाम है
इसकी कार्य एजेंसी कौन सी होगी? तो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। अगला तथ्य है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, दैट इज राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो 23 सितंबर 2013 को स्वर्ण जयंती की शहरी रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का शुभारंभ किया गया था। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया है। लक्ष्य है शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार तथा कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देकर शहरी गरीबी और मुश्किल सुविधता को दूर करना है। शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय प्रदान करना है। 20 फरवरी 2016 को सरकार ने देश के सभी सांविधिक शहरों स्थानीय निकायों को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया है। 20 फरवरी 2016 को वित्तीयन की साझेदारी देखोगे तो केंद्र का जो रेशियो है 75 रुपये खर्च करेगी तो राज्य 25 रुपये खर्च करेगी, जबकि पूर्वोत्तर श्रेणी में राज्यों में देखेंगे तो 90 और 10 का रेशियो है। अगला है इस मिशन में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार के तहत प्रत्येक शहरी गरीब के प्रशिक्षण पर 15,000 रुपये तक व्यय किए जाते हैं, जबकि पूर्वोत्तर एवं जम्मू कश्मीर में इस पर 18,000 रुपये तक के व्यय की बात की जा रही है। इस मिशन का जो कार्यान्वयन है वह आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 में की गया है। लक्ष्य है कि 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सांविधिक कस्बों को कवर करेगी। जो इसका एग्जीक्यूशन वो 3 चरणों में बताया जा रहा है। एक तो अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक 100 शहरों के लिए रहा, फिर अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक जो है 200 शहर, इसके बाद अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक शेष सभी शहर। अगला है आपका योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो 20 नवंबर 2016 को प्रारंभ किया गया है और वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास की बात की गई और इस टारगेट को बढ़ा भी दिया गया है, 2024 कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप गवर्नमेंट टारगेट वाले में पढ़ते होंगे, इसको बताया गया है, वीडियो देख लीजिएगा। टारगेट जो है 2022 फिक्स था, अब 2024 कर दिया गया है ग्रामीण वाला। वित्तीय जो है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई जो अमाउंट दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास के लिए, मैदानी क्षेत्रों के लिए है 1,20,000 रुपये दिया जाता है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 1,30,000 रुपये की जो है वो सहायता राशि दी जाती है कि जाओ अपना घर बनवाओ। चलो, लाभान्वितों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 का उपयोग किया जाएगा। यानी जो इकोनॉमिक सेंसस होता है, सोशल इकोनॉमिक सेंसस 2011 के तहत लाभार्थी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण लाभान्वितों को 70,000 रुपये तक के ऋण लेने की सुविधा है। ठीक है, तो ऋण लेना भैया तो 70,000 रुपये तक के ऋण लेने की सुविधा भी है और मकान के मौजूदा 20 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। तो मकान पहले जो लिमिट रहा 20 वर्ग मीटर, अब इसको 25 स्क्वायर मीटर में जो है ये मकान बनवाया जाएगा। 1,20,000 गाँव के लिए, शहरों के लिए जो है वो शहरों कह रहे हैं, जो मैदानी क्षेत्र के अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें 1,30,000 रुपये दिया जाता है, अभी पढ़े हो। इसके अलावा जो वित्तीयन है यानी सरकार जो खर्च करेगी मैदानी क्षेत्रों में, जहाँ पर आपने देखा 1,20,000 रुपये दिया जाता आवास के लिए, पहाड़ी में 1,30,000 रुपये। तो इसमें जो रेशियो होगा ना, केंद्र सरकार 60 रुपये देगी 100 में, तो 40 राज्य सरकार खर्चे करेगी। पहाड़ी के लिए 90 और 10 का रेशियो है। प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु बजट 2022-23 में जो अमाउंट एलोकेट किया गया यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट 2022-23 में 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगला मिशन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोरबन मिशन। प्रारंभ है 21 फरवरी 2016। लक्ष्य है कि पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 300 ग्रामीण क्लस्टरों का विकास, जिन्हें रोरबन क्लस्टर नाम दिया गया।
राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ग्राम पंचायतों के समूह का चयन किया जाएगा जिनकी जनसंख्या मैदानी तथा तटीय भागों में 25 से 50,000 और रेगिस्तानी, पहाड़ी, द्वीपीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 से 15,000 तक हो। वित्तीय जो है वर्ष 2022-23 के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, प्रावधान है, वह 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किस मिशन के तहत? तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तहत। अगला है आपका उदय योजना। उदय योजना तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, याद रखिएगा उदय का फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। प्रारंभ है 20 नवंबर 2015 को और लक्ष्य है बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान। इसका जो एग्जीक्यूशन है वह ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। झारखंड इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य है। याद रखिएगा डिस्कॉम योजना के तहत शामिल होने वाला जो पहला राज्य है दोस्त वह है झारखंड, याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ, यानी जो मोटो है आदर्श वाक्य है वह मेरा खाता भाग्य विधाता। शुरुआत 28 अगस्त 2014। लक्ष्य है वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन है। घटक वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं तथा बचत बैंक खातों, शाख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता। वित्तीय जागरूकता का संवर्धन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से संबंध करना, यानी डीबीटी डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर से जो संबंधित करना है। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए, ये अमाउंट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो दुर्घटना बीमा राशि है वह 1 लाख रुपए है। उपलब्धि जो है वो योजना के तहत 4 अप्रैल 2018 तक जो कुल खाते खोले जा चुके हैं वह 31 करोड़ 42 लाख खाते खोले जा चुके हैं और इनमें से लगभग 81% जो खाते हैं वह कमर्शियल बैंकों में खोले गए हैं। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई है ये याद रखना है आपको। और इसके अलावा आपको याद रखना है यहाँ पर जो अमाउंट की राशि, तो 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हो गई और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट जो है 1 लाख रुपए, इसको याद रखिएगा। और यदि पूछा जाता है यदि खाता खोला गया है, यहाँ पर दिया नहीं, यदि खाता खोला गया है 28/8 यानी कि सीधे 4 और 8 यानी 8 साल बाद, तो 28/8/2018 के बाद अगर खोला है तो इसकी जो अमाउंट राशि है ना, इसको याद रखना 2 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ठीक है, तो ये है अमाउंट, ठीक है। और इंश्योरेंस कवर मिल जाता है भाई 1 लाख और 28/8/2018 के बाद 2 लाख मिल जाता है। और लाइफ कवर जो है अमाउंट 30,000 रुपया है, जबकि अगर ओवरड्राफ्ट ले तो 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरुआत हुई मुद्रा की? तो 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत की गई है। मुद्रा का फुल फॉर्म याद रखिएगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की एक अनुषंगी इकाई के रूप में यानी सिडबी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पीएम मुद्रा योजना का लक्ष्य है जो धनहीन है उनको धन प्रदान करना है, फंडिंग टू द अनफंडेड। पिरामिड के निम्नतम स्तर के व्यापक आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम एवं वैश्विक एकीकृत सहायता सेवा प्रदान करना है। सुविधा है योजना के अंतर्गत सूक्ष्म संस्थाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो शिशु उद्योग है तो अमाउंट 50,000 रुपये है, किशोर उद्योग है तो 50,000 से 5 लाख रुपए तक है, तरुण उद्योग है तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की फैसिलिटी की बात की गई है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो अमाउंट एलोकेट किया गया वह 2500 करोड़ रुपए अमाउंट एलोकेट किया गया है। अगली योजना है दोस्त अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत 1 जून 2015 को पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करके किया गया। निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर 1,000 रुपये से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान है। पात्रता जो है 18 से 40 वर्ष की आयु की सभी
बैंक खाता धारक इसके पात्र होंगे। अभिदाता द्वारा अंशदान की जो न्यूनतम अवधि है वह 20 वर्ष की है। 5 वर्षों तक का 20% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो उसका जो है वहन सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई है। सभी भारतीयों को विशेषकर गरीब और कमजोर तबके एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण योजना की जो अवधि है वह 1 वर्ष यानी 1 जून से 31 मई तक है। पात्रता जो बताया जा रहा है पात्रता जो है 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक जो है वो पात्र होंगे सेविंग अकाउंट वाले। और प्रीमियम जो राशि है वो 12 रुपया पर ईयर है। कितना है? 12 रुपया सालाना है और स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से करना है। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक अपंगता पर जो है 1 लाख रुपये अमाउंट मिलेगा। 12 रुपया सालाना जमा करो भाई। तो याद रखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई है। योजना की जो अवधि 1 वर्ष यानी 1 जून से 31 मई 2021 के बीच जो है आप बीमा उमा कराइए अपना। और उम्र सीमा 18 से 70 के बीच होनी चाहिए आपकी। और बैंक खाता धारक जो है पात्र होंगे जो सेविंग अकाउंट होगा। 12 रुपया सालाना खर्च करो। प्रीमियम में अमाउंट बताया जा रहा है स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से होगा। और दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपया मिल जाएगा। और आंशिक अपंगता है तो आधा 1 लाख रुपये। चलो अगला है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को शुरुआत है। जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। तो 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। प्रीमियम जो राशि वो 330 रुपये है। जोखिम कवरेज जो है वो 2 लाख रुपये का है। अगला है मिशन स्वच्छ भारत मिशन। शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई है। गांधी जयंती के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इसको शुरुआत की गई। ठीक है। और वहीं गांधी जयंती 2019 वाले तक रहा कि संपूर्ण भारत को बिल्कुल स्वच्छ बना देना है। अब तो स्वच्छ भारत मिशन 2 भी हुआ है लॉन्च। तो यहाँ पर बजट 2022-23 में जो इस अभियान के लिए अमाउंट आवंटित किया गया है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितना? 2300 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो वित्तीय इसके अनुसार जो खर्चा बताया जा रहा है वो 75 रुपये केंद्र सरकार, 25 रुपये खर्च करती है राज्य सरकार। पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के जो राज्य हैं उनके लिए अमाउंट केंद्र सरकार का 90 है और 10 का जो है वो राज्य है। नोट क्या है कि प्रधानमंत्री नोट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु बजट 2022-23 में 7,192 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए हैं। समझे? यानी जो बजट है स्वच्छ भारत मिशन तो शहरी और ग्रामीण है। तो शहरी ग्रामीण को मिलाकर आप देखोगे तो याद रखो अगर बजट पूछा जाता है बजट 22-23 में जो अभियान के तहत अमाउंट एलोकेट किया गया 2300 करोड़ रुपए है स्वच्छ भारत अभियान मिशन। और वहीं पर पूछा जाता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अमाउंट कितना है तो 7,192 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। दोस्तों तो इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो योजना वाला सेकंड टॉपिक रहा वह कंप्लीट हो जाता है। तो पहले टॉपिक में आपने कवर किया महत्वपूर्ण 8 घटनाक्रम को। दूसरे में आपने देखा महत्वपूर्ण योजनाएं परियोजनाएं मिशन को। इसी के साथ आपका दूसरा जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो जाता है।